Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, हम पिछले कुछ लेक्चर्स में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को देख रहे हैं, उनकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं. अगर आपको याद हो तो अब तक हमने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शंस की कुछ कैलकुलेशंस की हैं, जिसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन शामिल है और इसी तरह उसकी हमने फर्दर जो है वो रिलेटिव मेजर्स भी की, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. इन सारी कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास अब एक नेक्स्ट मेजर है जो कि एब्सोल्यूट मेजर ही की टाइप है, वो है वेरिएंस. स्टूडेंट्स, ये डिस्पर्शन की वो इम्पॉर्टेंट मेजर है जिसके लिए कहा जाता है कि अगर ये मेजरमेंट आपको आती है करनी तो आप स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं. यानी जितना भी डेटा एनालिसिस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट डिस्पर्शन के अंदर जो है वो वेरिएंस है. सो वेरिएंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. इसकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशंस के मॉड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ आउटलुक्स हैं. वो सारी बातें आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है और वेरिएंस को अंडरस्टैंड करना है कि वेरिएंस एक्चुअली क्या है और ये क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और बोर्ड की जानिब देखते हैं कि इसमें हम फर्दर क्या आज समझने के लिए चाह रहे हैं. तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी, वेरिएंस क्या चीज है? मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस. यानी आपने ये ज़हन में रखना है पॉइंट्स को. स्क्वायर्स हैं किसके? डेविएशंस के. आप डेविएशंस लेंगे और फिर उनका स्क्वायर करेंगे. क्लियर हुई बात? ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन्स. यानी इस पॉइंट को जरा थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करें, ये मीन को. तो आप कहां जा रहे हैं कि आपने डेविएशंस लेनी है. अब हमेशा डेविएशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. डेविएशंस का मतलब होता है माइनस करना. अब कहां से माइनस करना है वो आपको बताया गया. सारी ऑब्जर्वेशंस को आपने क्या करना है, उनका डेविएशंस लेना है मीन से. ठीक है. और फिर यानी पहला स्टेप है कि डेविएशंस फ्रॉम मीन, पहला स्टेप, और फिर उन डेविएशंस का स्क्वायर करना है. अब फाइनली जो आपके पास जो है आंसर आएगा, यानी वो जो डेविएशंस का स्क्वायर कर लिया आपने, फिर फर्दर आपने उनका मीन लेना. दैट इज कॉल्ड वेरिएंस. ठीक है. आगे हम इसके फॉर्मूलास को देखते हैं जिससे आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी. यानी आप फर्ज कर लें कि आपके पास x की कुछ वैल्यूज हैं. ठीक है. आपने मीन कैलकुलेट कर लिया x बार. ठीक है. अब x बार, x में से x बार को माइनस करेंगे, दिस इज योर डेविएशन. ठीक है. अब आपने क्या करना है? पहला स्टेप क्या था कि मीन से डेविएशंस ले लेनी है. यहां पर आपके पास सारी की सारी डेविएशंस आ जाएंगी. ठीक है. फिर आपने क्या करना है? इनका स्क्वायर करना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ठीक है. अब इनका स्क्वायर करने के बाद ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनका आपने फर्दर जो है वो मीन कैलकुलेट करना है. दिस इज योर वेरिएंस. अब आप थोड़ा सा जरा पास्ट में जाएं, बहुत ज्यादा पीछे पास्ट में नहीं, मतलब आप नियर पास्ट में. जब आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे तो उसमें आपने इस तरह की कोई मिलती जुलती चीज देखी है? ये दोनों चीजें. अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन को देखो तो आपको याद आ रहा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज टेकन एज जीरो. क्या था वो? सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, सॉरी, सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. और फिर दूसरी प्रॉपर्टी में आपने ये पढ़ा था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज लीस्ट. कहां से? किसी भी अदर वैल्यू से. यानी अगर आप डेविएशन x बार से लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, और आप डेविएशन लेते हैं x की किसी और वैल्यू से अदर देन x बार और फिर उसका स्क्वायर करते हैं,
तो वो जो आंसर होगा अदर देन एक्स बार वो आंसर लार्जर होगा, यानी एक्स बार से जो आंसर होगा वो हमेशा कम होगा। ठीक है, सो ये आपने कैलकुलेशंस या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सो ये वही वाली कैलकुलेशंस है यहां पर, सो बी केयरफुल। सो अब आपने ये ध्यान में रखना, दोबारा ये मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। सो आप क्या करते हो, फिर एंड में जाकर इसका मीन ले लेते हो, और वो मीन कैसे होगा जरा देखिए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, दिस इज योर वेरिएंस। ठीक है, अब आप जरा गौर कीजिए कि मैंने यहां पे लिखा हुआ इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड एस स्क्वायर। अब ये एस स्क्वायर तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, इसको काफी ज्यादा जो है इसका मजाक भी उड़ाया जाता है, ये कैसे है, ये कोई कहता है बच्चा कि ये लेटा हुआ 6 है, ठीक है, कोई कहता है कि ये जो है ना बड़ा हम्बल सा 6 है, ठीक है, 6 को सीधा, इसको सीधा करें तो 6 बन जाता है, लेकिन ये इट इज अ ग्रीक लेटर। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है जो वेरिएंस को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको देखें मैं कैसे इसको बना रहा हूं, ओवल शेप बनेगी ऐसे, और आप इसको थोड़ा सा ऐसे बाय कर देंगे, सो दिस इज योर सिग्मा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। सो सिग्मा स्क्वायर इसकी नोटेशन है। तब आप कहोगे जी अगर सिग्मा स्क्वायर नोटेशन है तो फिर एस स्क्वायर क्या चीज है, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन और सैंपल पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वो पॉपुलेशन और सैंपल का फर्क ही इनका फर्क है। यानी जब हम किसी लार्जर ग्रुप से, एग्रीगेट ग्रुप से हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उसकी नोटेशन होती है सिग्मा स्क्वायर, और जब हम किसी सैंपल से, स्मॉल पार्ट से, सैंपल क्या था, द स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, सो स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सैंपल था। अब उस सैंपल से, जो स्मॉल सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, उस सैंपल से जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो वो उसका जो वेरिएंस कहलाएगा वो एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर। ठीक है, बी केयरफुल, इनकी नोटेशंस को आपने याद रखना है, इट इज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इट इज एस स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर किसके लिए होता है, फॉर पॉपुलेशन, और ये अंडरस्टूड बात होगी कि ये एस जो कैपिटल एस स्क्वायर है ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, फॉर सैंपल, यानी जब आप स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट निकालेंगे वहां से एस स्क्वायर। अब हम इनके फॉर्मूलास को जरा ब्रीफली वे में देखते हैं और नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी फॉर्मूलास की। जी, फॉर्मूले में सबसे पहले मैं पॉपुलेशन के वेरिएंस के फॉर्मूले को डिस्कस करूंगा। अभी मैंने लिखा है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। इफ यू रिमेंबर ये नोटेशंस भी थी कि म्यू और एक्स बार, जब आप पॉपुलेशन से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो सिंबल है वो म्यू है, और जब आप किसी सैंपल से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी सिंबल या उसकी नोटेशन जो है वो क्या है, एक्स बार। सो वहीं से है, अगर आप देखिए उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी डेफिनेशन है वेरिएंस की, कि हमने मीन किसका लेना है, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, यानी जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, आपकी वैल्यूज हैं, उन्होंने उस मीन से जो है ना वो डेविएशंस लेनी है और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो आप गौर करें कि अगर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का जो मीन है वो तो म्यू से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए यहां पर हमने एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर किया और इसको कैपिटल एन से डिनोट किया। यही चीज जो है वो आपने पढ़ी है पहले कि कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल एन जो है वो सैंपल के साइज को या सैंपल के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। सो जब जब पॉपुलेशन की बात होगी तो वो आप कैपिटल एन को यूटिलाइज करेंगे, लिखें। ठीक है, अब चलते हैं एस स्क्वायर जो सैंपल का वेरिएंस है, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर स्मॉल एन। तो देखिए एक्स डेटा वैल्यूज, उनका मीन एक्स बार, क्योंकि हमने सैंपल मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया था।
एक्स में से एक्स बार की डेविएशंस लेनी है, उसका स्क्वायर करना है और फिर फाइनली उसका मीन ले लेना है। दिस इज योर वेरिएंस। ठीक हो गया। अब ये जो फॉर्मूला ये याद करना कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा यूं कह लें कि मुश्किल नहीं है। जरा इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जरा चल के देखते हैं। आमतौर पर हम सैंपल का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। इसकी रीजन क्या थी आपको याद होगा? किसी को याद आ रही है कि क्या रीजन थी? मैं दोबारा बताता हूं। हम हमेशा सैंपल को क्यों प्रेफरेंस देते हैं? क्योंकि रियल लाइफ में पॉपुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जब पॉपुलेशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर हम ऑब्वियसली उसकी कैलकुलेशंस भी नहीं करेंगे। और कैलकुलेशंस फिर किसकी करेंगे? फिर हम उसके स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को देखेंगे, स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट निकालेंगे, सैंपल कैलकुलेट करेंगे, उसकी कैलकुलेशंस फर्दर करेंगे। सो इसलिए हमेशा, अब आप देखें आगे जितनी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे वो सारी की सारी सैंपल बेस्ड होंगी, यानी कैपिटल एस के ऊपर वो बेस कर रही होंगी। क्लियर होगी बात सबको? अब जरा देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा लेता हूं। फॉर एग्जांपल 3, 6, 2, 7, 10 और 8। अब मैंने अगर इसका वेरिएंस निकालना है तो क्या होगा? एस स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एक्स की वैल्यूज आपको गिवन है, जरा देखिए 3, 6, 2, 7, 10 और 8। तो देखिए एक्स बार कैसे आएगा? इट इज सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि आपने एक्स की सारी वैल्यूज को ऐड करना है। 3 और 6 9 to 11, 11 और 7 18, 18 और 10 28 और 8 36। So it is 36 divided by number of observations 1 2 3 4 5 6। 6 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मीन की वैल्यू है एक्स बार की वो 6 आ जाएगी। अब जरा फॉर्मूले को गौर से देखें। फॉर्मूला कह रहा है कि एक्स में से एक्स बार को माइनस करें और फिर उसका स्क्वायर करें। तो देखें, पहले एक्स में से एक्स बार को माइनस करेंगे एक कॉलम, और फिर एक्स में से एक्स बार की जो वैल्यूज आपने निकाली हैं, कैलकुलेट की हैं, उसका आपने स्क्वायर कर लेना। कैसे? एक्स की पहली वैल्यू है 3, मीन आपका 6 निकला हुआ है, तो क्या करेंगे आप? 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, तो आंसर आपके पास -3 आ गया। अब आपने इसका स्क्वायर करना है, तो वो क्या आ गया? 9 पहली वैल्यू। फिर 6 माइनस 6, आंसर 0, इसका स्क्वायर करें तो ये भी 0 आ गया। फिर उसके बाद 2 माइनस 6 इज -4, इसको 16। ठीक है, फर्दर देखिए 7 में से 6 1, इसका स्क्वायर करें 1। 10 में से 6 4, 4 का स्क्वायर 16। 8 में से 6 2, 2 का स्क्वायर 4। अब आपको ये सम चाहिए। ठीक है जी, सम क्या है? 9 और 16, 25, 26 और 4 30, 46। सो इसका सम आ गया आपके पास 46 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। अब आप इसकी कैलकुलेशंस करें। ठीक है जी, क्या इसका आंसर आ रहा होगा? 7 पॉइंट, कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आई हैव कैलकुलेटर। 46 डिवाइडेड बाय 6, इट इज 7.67। सो फॉर्मूला है, उसकी कैलकुलेशंस हैं। क्या किया हमने? सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट किया है, हर वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर किया है, और फिर उसका हमने सम कर लिया और सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज। क्लियर होगी बात? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात है, ये फॉर्मूला कौन सा था? ये ग्रुप डेटा के लिए था या अनग्रुप डेटा के लिए? सोचें। देखें, यहां फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये हुआ
और अगर एग्जाम्पल पे भी गौर करें तो एग्जाम्पल में भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। सो इसका मतलब है कि ये कौन सा केस हुआ, अनग्रुप केस, यानी अनग्रुप डेटा का जो है ये हमने केस कंसिडर किया कि जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, अब ग्रुप डेटा पर जाने से पहले मैं इसकी एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो एक और मेथड से भी हो सकती है, यानी इस फॉर्मूले की बजाय आप फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लें तब भी हो जाएगी। कैसे होगी वो हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां मैं आपको यह शेयर करता हूं। जी, हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा एस स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, ऐसे ही था। अब हम इसका एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। जरा गौर करें, एक्चुअली ये इसी का ही यही फॉर्मूला है, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, इसकी फॉर्म चेंज की है और फिर हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। ये इस फॉर्म को हम कहते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला। यानी वेरिएंस को आप अपनी चॉइस के मुताबिक, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी इसको कैलकुलेट करें। आप चाहे इस मेथड से कर लें या आप इस मेथड से कर लें। अब जरा गौर करें, अगर मैं वही एग्जांपल, आपकी पीछे मैंने एग्जांपल कंसिडर की है, इसी एग्जांपल को मैं कंसिडर करूं और इस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? गौर से देखें, मैं x की वैल्यूज लिखूंगा दोबारा उसी तरह जो मेरे पास डेटा में अवेलेबल है। कौन कौन सी हैं? 3, 6, 2, 7, 10 और 8। आपने x बार क्या निकाला हुआ है? यहां से देखें जरा, वो है 6। ये कैलकुलेट हुआ हुआ है इन उसी मेथड से जैसे आपने किया। अब आगे क्या करना है वो जरा गौर से देखें कि अगर आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो यहां हमने डिस्कस कर लिया, अगर इस फॉर्मूले के तहत जो फर्स्ट फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप जरा गौर करें, क्या आपको x बार की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप शॉर्टकट फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, यानी हमें x बार चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप फॉर्मूले के मुताबिक देखें x बार तो फॉर्मूले में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो इसका मतलब यह है कि जब x गिवन है तो आप क्या करें, यानी आपकी ये जो कैलकुलेशन x बार की वो ओमिट होगी, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है x स्क्वायर का। देखिए फॉर्मूले के मुताबिक सिग्मा एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का सम, ठीक है। तो देखिए इट इज 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 100 और 64। अब इन दो कॉलम्स का सम चाहिए। इस x का जो कॉलम था उसका सम तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, इसलिए याद है मुझे, वो 36 है। अब इस कॉलम के लिए आप फिर कैलकुलेटर्स निकाल लें, ठीक है। देखिए मेरे पास भी है कैलकुलेटर, मैं देखता हूं इसको। 9 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 64, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 262। तो जरा फॉर्मूले के मुताबिक देखिए कि अगर एस स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 262। इसको आपने डिवाइड करना है किस पर? 6 पर। एन 6 है आपका, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स क्या आपके पास 36, इसको आपने 6 पर डिवाइड कर देना, इसका आपने होल स्क्वायर कर लेना। अब 262 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 पर तो वो आंसर आ जाएगा 43.67, और यहां से आपने 36 डिवाइड बाय 6 करें तो वो 6 आ जाता है और इसका स्क्वायर कर लेना। फर्दर 43.67 माइनस 36, और इसमें से जब हम माइनस करेंगे 36 को
तो आंसर आ जाएगा आपका 7.67। जरा गौर करें, मेथड चेंज हुआ है। हमने पहले x में से x बार कैलकुलेट किया, फिर उसको स्क्वायर करने के बाद इसको उसका मीन कैलकुलेट किया, उसका आंसर आया। और फिर हमने जब शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई किया तो शॉर्टकट फार्मूले का जो आंसर है 7.67 और जो डायरेक्ट मेथड से हमने किया 7.67, ये आंसर और ये आंसर जो है वो मैच कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेथड को चेंज करने से आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? अब हमने क्या किया, डिस्कस किया अनग्रुप केस। अब हम फर्दर चलते हैं ग्रुप डेटा के केस की तरफ और फिर देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आएगा जब फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। अब बोर्ड नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैलकुलेशन जो है वो ग्रुप डेटा से कैसे होंगे। चलिए जी स्टूडेंट्स, अनग्रुप डेटा से कैलकुलेशंस आपने देख ली। अब हम ग्रुप डेटा की तरफ चलते हैं और उसकी कैलकुलेशंस को चेक करते हैं। देखें, अगर आप गौर करें तो जो अनग्रुप डेटा था उसकी कैलकुलेशंस जो है वो क्या थी, हमने x में से x बार को माइनस किया था, उसका स्क्वायर किया था और उसका मीन कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन यहां पर क्या है कि जब तक x में से x बार जो डेविएशंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसका आपने सम नहीं लेना। यानी मीन उसका भी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले f के साथ उसको मल्टीप्लाई करना जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी और फिर फर्दर आपने उसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाना। क्लियर हुई बात आपको? लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट फॉर्मूला देखो, देखें ये ग्रुप डेटा है, ये भी, इसमें भी फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें फर्क आ रहा है कि ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें देखें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह कैलकुलेशंस होंगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इन दोनों फार्मूला से कैलकुलेशंस जो हैं वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट एक छोटी सी आपको एक कैलकुलेशंस का मॉड जो है वो जहन में रखना है कि आपको एफ को जहन में लाजमी साथ साथ लेके चलना। ठीक है जी, अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहां पर लिख दी है। अब आप जरा गौर कीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम फर्स्ट कर लें, इसी से ही स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, आपको क्या चाहिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो आप देखिए फॉर्मूले के अंदर x में से x बार को माइनस करना है आपने। ठीक है, सो पहला कॉलम आपको x चाहिए होगा। x क्या है, ये वही मिड पॉइंट है जो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर सकें। और फिर जब आपने x बार को कैलकुलेट करना है तो x बार की कैलकुलेशन में क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो एफ एक्स का आएगा। सो ये दो नेसेसरी कॉलम्स हैं पहले आपको जो कैलकुलेशंस करनी। जरा देखिए कि एक्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं। ठीक है, ग्रुप्स हैं 2 to 4, तो दोनों वैल्यूज को आप प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आंसर, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। फिर 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। उसके बाद 6 और 8 को देखें तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 8 और 10 9 और उसके बाद 11। जब हम एफ एक्स करेंगे तो एफ की वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इट इज 6
3 5s are 15, 7 5s are 35, 9 2s are 18 और 11 1s are 11। इसका आप सम कर लेंगे। हमें कौन कौन से सम चाहिए, एक f का सम चाहिए और एक fx का सम चाहिए। ठीक है, तो ज़रा देखिए 3 और 2 5 और 5 10, 12 और 1 13 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, और इसको हम फर्दर कैलकुलेटर पर देख लेते हैं। 6 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 18 प्लस 11, तो इसका आंसर जो है वो क्या है 85। सो जब हम इसको पुट अप करेंगे 85 डिवाइड बाय 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.54। ठीक है जी। अब ये 6.54 क्या है, आपका मीन। फॉर्मूले के मुताबिक x में से आपने x बार को माइनस करना है। सो पहला कॉलम होगा x में से x बार को माइनस करें और उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है जी, x में से x बार को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। x की पहली वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको 3, 3 में से माइनस करना है 6.54, यानी 3 माइनस 6.54 और फिर आपने फाइनली उसका स्क्वायर कर लेना। तो यहां पे देखें जरा एक दफा कैलकुलेशंस में, तो क्या आंसर आएगा आपके पास। मैं कैलकुलेटर को इन्वॉल्व कर रहा हूं। 3 माइनस 6.54, इसका आंसर आया है -3.54। तो जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आंसर एग्जिस्ट करेगा 12.53। यही प्रोसेस आप कैलकुलेटर पर रिपीट करते रहेंगे। क्या नेक्स्ट वैल्यू है 5, 5 में से क्या माइनस करना है आपने, 5 माइनस 6.54, इसका आपने स्क्वायर लेना है। तो देखिए 5 माइनस 6.54 और फिर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2.37। यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। 7 में से माइनस करना है 6.54 और फिर उसका स्क्वायर ले लेना। तो 7 माइनस 6.54 और फिर स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर 0.21। देन आपके पास 9 है, 9 में से माइनस करना है 6.54 और आपने उसका स्क्वायर कर लेना है, दैट इज 6.05। देन 11 माइनस 6.54 और इसका आप स्क्वायर करेंगे, तो आंसर आएगा आपके पास 19.89। अब आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। ये सारी कैलकुलेशंस आपने कर ली हैं और फिर आपने इस कॉलम को क्या किया करना है, जरा गौर से देखिएगा, फॉर्मूले में देखना। जब आप अनग्रुप डेटा में थे तो आपका काम यहां खत्म हो गया था, लेकिन चूंकि ये ग्रुप डेटा है तो आपको फाइनली फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई लाजमी करना है। यानी नेक्स्ट जो कॉलम आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, f टाइम्स x माइनस x बार स्क्वायर। यानी ये जो 12.53 है इसने किससे मल्टीप्लाई होना है, f के साथ। सो देखिए 12.53 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 25.06। फिर ये 2.37 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ। 2.37 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आंसर आ जाएगा 7.11। सिमिलरली 0.21, नेक्स्ट वैल्यू है 0.21, उसने मल्टीप्लाई किससे होना है, 5 के साथ, तो आंसर आएगा आपका 1.05। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6.05 और मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 54.45। फाइनली आगे चलेंगे और 19.89 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, अक्सर ये होता है जो यहां पर हमें भी, यानी हमें इतना अर्सा हो गया पढ़ाते हुए,
इसके बावजूद भी जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इग्नोर करें, यानी अपने आप को अच्छे तरीके से इन्वॉल्व ना करें, तो गलती हो सकती है। जो ये गलती यहां पर हुई है वो क्या हुई है कि देखिए कॉलम्स की तादाद बहुत ज्यादा है, ये आपको बहुत ज्यादा इसका एक्सपीरियंस होगा। आप लोग जो है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को इतने ब्रीफ अंदाज में, तो फिर आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है। वो क्या कि आपने जब कॉलम्स की मूवमेंट करते हुए पीछे की तरफ आना है तो एग्जैक्ट कॉलम को माइंड के अंदर रखना है। जैसे अभी क्या मिस्टेक हुई है, गौर से देखें, हम 12.53 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये आंसर आ गया, ओके। हम 2.37 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ये आंसर आ गया, ओके। 0.21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 1.5, ओके, 05, ओके। लेकिन जैसे ही मैं 6.05 आया और मैं चूंकि कैलकुलेशंस कर रहा हूं, तो मैंने बजाय इसके कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से। सो वेरी केयरफुली, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मिस्टेक ना पकड़े और आपने आगे कैलकुलेशंस कर दी है। तो आपको इस पूरी कैलकुलेशन में एंड में जाकर जब आपका आंसर गलत आ जाएगा तो फिर सिर्फ फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे या मे बी कुछ कैलकुलेशंस के यहां से थोड़े से मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना। सो बी केयरफुल कि 6.05 ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, और ये मिस्टेक्स अक्सर होती हैं। हम देखते हैं कि बहुत क्लियरली बच्चे को अंडरस्टैंड हो गया, फॉर्मूला पता चल गया, हर चीज उसको माइंड के अंदर है, लेकिन जैसे ही वो कैलकुलेशन के अंदर आता है, क्योंकि उसको फील होता है कि जैसे बस ठीक है ये तो ओके क्लियर है, तो क्या करता है, जल्दी में गलती होती है। सो बी केयरफुल कि आपको अपने स्पेसिफिक कॉलम की तरफ रहना है। तो 6.05 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 2 के साथ। 6.05 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखिए कितना फर्क पड़ गया, पहले 54 था अब 12.1 है, तो आंसर का देखें गैप कितना बड़ा प्रोड्यूस होगा। सो फाइनली हम आखिरी वैल्यू की तरफ है, 19.89 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 11 नहीं है 1 है, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.89 आ जाएगा और इसको आप सम कर लेंगे। सो 25.06 प्लस 7.11 प्लस 1.05 प्लस 12.1 एंड फाइनली 19.89। सो ऐड करने के बाद जो आंसर आया है वो 65.21। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है जी, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये सम हमने कैलकुलेट किया है 65.21 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यहां से हमने कैलकुलेट किया हुआ है 13। 65.21 को जब हमने 13 पर डिवाइड किया तो जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है 5.02। स्टूडेंट्स इसमें देखें, गौर करें कि अब तक हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं अनग्रुप डेटा के हवाले से और ग्रुप डेटा में, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेरिएंस की मेजरमेंट्स हैं, वेरिएंस की कैलकुलेशंस हैं, ये एज कंपेयर टू अदर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कैलकुलेशंस ये थोड़ी सी ज्यादा आपको इन्वॉल्व करती हैं। सो आप लोगों ने बिल्कुल फर्म रहना, आपने इससे घबराना नहीं है और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो और ये आपकी जो है ना बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है वेरिएंस आगे आपके फर्दर स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब आप इसको हाई क्लासेस में जाकर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और आज के लेक्चर को यहां पर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।